हेलो दोस्त, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और लगातार आप वीडियो मेरे देख भी रहे होंगे और आपको वीडियो मेरे पसंद भी आ रहे होंगे। और इसमें जितने भी मैं वीडियो बना रहा हूं मित्र, थोड़ा वीडियो ज़रूर बड़ा हो रहा होगा, लेकिन एक चीज़ यहाँ आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको एक साथ अवधारणात्मक रूप से काफ़ी ज़्यादा तथ्य मिल जाते हैं और इससे एक तरीके से कहीं ना कहीं आपकी अवधारणात्मक तथ्यों की समझ भी हो रही होगी। ठीक है मित्र, इसके अलावा हम आपसे ये बता देना चाहते हैं कि हम वन लाइनियर की भी हिस्ट्री संबंधित प्रश्न लेकर आएंगे और वो जो वीडियो होगा वो आपके 20 मिनट 10 मिनट के अंदर ही वीडियो रहेगा, वन लाइनियर वाला वीडियो जो रहेगा, और उसमें और सारे तथ्य रहेंगे, वो भी आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट होंगे। लेकिन यहाँ पर हम जितना आपको तथ्य पढ़ा रहे हैं वो एक तरीके से अवधारणात्मक तथ्यों की समझ बनाते हुए लेकर चल रहे हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ही रुचिकर लग रहा होगा। अगर आपको कोई सुझाव देना हो तो निश्चित रूप से इस पर सुझाव दीजिए, आपके सुझाव को हम स्वीकार करेंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है मित्र वह है सिंधु घाटी सभ्यता। जी हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता, ये सभ्यता अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो प्रश्न हैं वो इस समय तो फ़िलहाल बहुत कम पूछे जा रहे हैं, लेकिन कभी ऐसा दौर था कि सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं और इसकी आज भी प्रासंगिकता है और आने वाले समयों में भी प्रासंगिकता रहेगी कि यहाँ से निश्चित रूप से प्रश्न आएगा। क्यों? क्योंकि ये एक तरीके से प्राचीन इतिहास के अपने आप में बहुत ही अच्छा टॉपिक है और यहाँ से प्रश्न पूछना तय है। तो आज के चैप्टर को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही कंसंट्रेशन से सुनिएगा मित्र, ठीक है, और ध्यानपूर्वक हर बातों को सुनिएगा, तभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होगा, अधिक से अधिक तभी आपको लाभ होगा। ठीक है मित्र, तो सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ाने से पहले हम आपसे कुछ प्रश्न करना चाहते हैं और इन प्रश्नों का जवाब आप सोचे रहिएगा और इन्हीं प्रश्नों के माध्यम से हम पूरे टॉपिक को लेकर चलेंगे। ठीक है, तो प्रश्न हम पहले स्टार्ट करते हैं और प्रश्न हम आपसे एक तरीके से पूछ भी रहे हैं और इस प्रश्नों को आप सोचकर अपने मन में उत्तर भी दीजिएगा और इन्हीं प्रश्नों के माध्यम से हम टॉपिक को आगे लेकर चलेंगे। ठीक है, आइए तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। आप हो जाइए तैयार सुनने के लिए ध्यानपूर्वक रूप से। ठीक है, तो चलते हैं। पहला ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है कि आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित है कि ऐतिहासिक काल से संबंधित है। ठीक, इस तरीके का प्रश्न है यहाँ पर। दूसरा ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित सबसे पहला स्थल जो प्राप्त हुआ था उस स्थल की पुष्टि करने वाला कौन था। दूसरा प्रश्न यहाँ पर यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, यानी कि वह लगभग सिंधु घाटी सभ्यता लगभग विस्तार कितने देशों में किया था, और इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता जहाँ बसी हुई थी उस भूभाग की आकृति कैसे थी, और सिंधु घाटी सभ्यता संबंधी जितने स्थल बनाए गए थे उस सिंधु घाटी सभ्यता संबंधी स्थल की डिजाइन किस पद्धति पर तैयार की गई थी। अगला प्रश्न ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से क्यों जानते हैं। फिर सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित कुछ चीज़ें आते हैं, जैसे इसके उत्खननकर्ता के संदर्भ में या पुरातात्विक के संदर्भ में भी कुछ प्रश्न बनते हैं, तो वहाँ से भी कुछ प्रश्न हम पूछ रहे हैं। पुरातात्विक विभाग का जन्मदाता किसे कहा जाता है। पुरातात्विक विभाग का जन्मदाता किसे कहा जाता है। पुरातात्विक विभाग की स्थापना किसके समय हुई थी, और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई या उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था। इसके अलावा प्रश्न यहाँ पर यह है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल पाए गए हैं वह कितने दुर्गों में विभाजित था। हर स्थल के संदर्भ में कितने दुर्गों में विभाजित था वो आप बताने की कोशिश करिए।
सिंध घाटी सभ्यता संबंधित इसका टाइम पीरियड को लेकर काफ़ी लोगों ने अपने अपने विचार दिए गए हैं। उनमें से कुछ विचार हैं कि सिंध घाटी सभ्यता के संदर्भ में मैक का क्या विचार था, जॉन मार्शल का क्या विचार था और डीपी अग्रवाल का क्या विचार था, यानी कि इसका टाइम पीरियड क्या था और जो कार्बन 14 है उसके माध्यम से इसका काल क्या था, सिंध घाटी सभ्यता का काल क्या था। सिंध घाटी सभ्यता संबंधित में कई तरीके की समाधियां पाई गई हैं। तो सिंध घाटी सभ्यता में जो अंत्योष्टि संस्कार होता था, यानी कि मरने के बाद यहाँ जलाने की प्रथा थी कि दफनाने की प्रथा थी, कैसी प्रथा यहाँ पे थी, और यहाँ पे जो समाधियाँ पाई गई हैं वो विभिन्न स्थलों में किस प्रकार की पाई गई हैं, यानी कि समाधियों के साथ कौन सी विशेषता दिखाई देती है और वह कौन कौन से स्थल से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता से कुछ विशेष तथ्य पूछे जाते हैं और उन विशेष तथ्यों के संदर्भ में हम आपसे चर्चा करेंगे। जैसे पशुपति की मूर्ति, पशुपति की मूर्ति, माता देवी की मूर्ति और नर्तकी की मूर्ति, ये कहाँ से पाए गए हैं और इनकी विशेषताएं क्या हैं। ठीक, और सिंध घाटी सभ्यता का जो विस्तार है, जो सिंध घाटी सभ्यता का विस्तार है वो उत्तर में, पूर्व में, दक्षिण में और पश्चिम में कहाँ तक था, ये भी आपको बताना है। और सिंध घाटी सभ्यता के पतन के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों का अपना अपना क्या राय है। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता की जो सारी विशेषताएं हैं, उन सारी सभ्यताओं की विशेषताओं के देखने के बाद क्या आपको लगता था कि सिंध घाटी सभ्यता की जो वो विशेषताएं थी वो अपने आप में नगरीय विशेषता थी? क्या सिंध घाटी सभ्यता की जो पहले नगरीय विशेषताएं थी वो क्या आज ग्रामीण, आज के समय में वो विशेषताएं हमारे ग्रामीण समाज में लगभग दिखाई देती हैं, या इनकी जो विशेषताएं हैं वह पूरे भारत में लगभग कितना परसेंट इसकी विशेषताएं दिखाई देती हैं और किन रूपों में दिखाई देती हैं। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि हमारी जो सिंध घाटी सभ्यता थी वो लगभग 5000 वर्ष पूर्व से थी, तब से लेकर अब तक न जाने कितने भारत आपदाओं और विपदाओं की दौर से होकर गुजरा, और क्या वो संस्कृति अब खो गई है कि आज भी वो संस्कृति बनी हुई है। और इसके अलावा हम ये जानने का भी यहाँ पर प्रयास करेंगे कि आखिर में इतने वर्ष पुरानी सभ्यता, इतनी विशेषताएं देखने को मिली तो हम अभी तक कितना ज़्यादा डेवलपमेंट किए, क्या उनकी सोच के आधार पर हमने अपनी सोच को बहुत ज़्यादा बढ़ाया है कि नहीं बढ़ाया है, क्या हमने विकास किया है कि नहीं किया है। वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई जाएगी। ठीक है मित्र, तो जो यहाँ पे सिंध घाटी सभ्यता आप पढ़ने वाले हो वह एक तरीके से प्री और मेंस दोनों की दृष्टि से है। देखिए मित्र, जीएस का कोई प्री और मेंस नहीं होता है, बस तथ्यों की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बना लेना ही अपने आप में मेंस हो जाता है, और वन लाइनिया के रूप में याद कर लेना क्या हो जाता है, प्री हो जाता है। तो मेरा विचार ये होता है कि तथ्यों को एक समझ के साथ आपको पढ़ाया जा सके। तो आगे आपके से जो प्रश्न मैंने पूछे हैं उसके प्रश्नों को एक एक उत्तर के माध्यम से हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, और नोट भी करते जाइएगा, ये वीडियो आपके काफ़ी काम आएगा। देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ये सिंधु घाटी सभ्यता आदि ऐतिहासिक का पार्ट है, और आदि ऐतिहासिक पार्ट में मैंने आपको बताया था सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो भी पता लगाए जा सकते हैं वो पूरा तात्विक के उत्खनन के परिणाम स्वरूप जो भी चीज़ें मुझे साक्ष्य मिले हुए हैं उन साक्ष्यों को देखकर, उनकी भावभंगिमा को देखकर हम उनके बारे में, उनके कल्चर के बारे में पता लगाते हैं।
यहाँ पर लिखित साक्ष्य तो पाए जाते थे, लेकिन लिखित साक्ष्य पढ़ने योग्य नहीं होते थे। यानी कि लिपियों का आविष्कार हुआ था, लेकिन वो लिपि पढ़ने योग्य नहीं थी। ठीक है, तो ये सिंध घाटी सभ्यता जो है ये एक तरीके से आदि ऐतिहासिक काल का पार्ट है। दूसरी चीज़ हम ये आपको बताना चाहते हैं कि सिंध घाटी सभ्यता में जो पहला स्थल मिला था वह हड़प्पा स्थल मिला था, और इसकी पुष्टि 1826 में जो किए थे वो मिशन ने किया था। किसने किया था? जॉन मिशन ने किया था। तो इस चीज़ के आप याद करिएगा, मेसन ने किया था, इसको मेसन ने किया था। इस चीज़ को आप याद कर लीजिएगा कि मेसन ने 1826 में हड़प्पा स्थल की क्या किए थे? पुष्टि किए थे। हड़प्पा स्थल की इन्होंने क्या किया था? पुष्टि किया था, उससे अवशेष प्राप्त किए थे। इन्हीं से प्रेरणा लेकर आगे चलकर जितने भी स्थलों की प्राप्ति हुई उसका उत्खनन हुआ था। ठीक, तो पहला चीज़ ये जान लीजिएगा। दूसरा चीज़ ये है कि हड़प्पा का जो भौगोलिक विस्तार है वह 3 देशों में था। एक अफ़गानिस्तान में था, एक पाकिस्तान में था और एक भारत में था। ऐसा बताया जाता है कि कुल स्थलों की सभ्यता यानी सिंध घाटी सभ्यता के समय कुल स्थलों की जो संख्या थी वो लगभग 1400 स्थल थी। ठीक है, जिनमें से सबसे ज़्यादा स्थल की जो प्राप्ति हुई है वो लगभग भारत से प्राप्ति हुई है, वो भी कितना? लगभग 900 स्थल प्राप्त हुए हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अगला जो नेक्स्ट है वह यह है कि सिंध घाटी सभ्यता का जो उत्तर में विस्तार था वो मांडा तक था। मांडा जो एक आखुर ज़िले में पड़ता है और चिनाब नदी के तट के किनारे स्थित है। तो उत्तर में इसका विस्तार मांडा तक था, चिनाब नदी के किनारे था। जिला कौन था? आखुर था। ठीक है, ये आप जानते रहिएगा। पूर्व में सिंध घाटी सभ्यता का विस्तार यानी सिंध घाटी के पूर्व का अंतिम जो छोर था वह आलमगीर था। ठीक, आलमगीर था जो मेरठ के पास पड़ता है और ये हिंडन नदी के किनारे था। इसके बाद हम आएंगे, इसका दक्षिणी विस्तार जो था वह अहमदनगर में था, अहमदनगर के पास में था। और इस स्थल का नाम क्या था? दैमाबाद था। दैमाबाद, इसके बारे में हमने बता दिया था आपने, जब मैं आपको पढ़ा रहा था ताम्रप्रसारण, तो याद करिए ताम्रप्रसारण में जब जारवे संस्कृति की बात हो रही थी तब वहाँ मैंने दैमाबाद का नाम लिया था। ठीक है, तो दैमाबाद जो है वो अहमदनगर के पास है और प्रवरा नदी के किनारे था। अगला जो सबसे ज़्यादा पश्चिमी विस्तार है, यानी कि जो पश्चिमी विस्तार है वो ईरान के पास सुतका गेंडोर है, वहाँ पे हुआ था। दशक एक नदी का नाम है, उसके किनारे बसा हुआ था। यानी कि जो सिंध घाटी सभ्यता का आपने उत्तर मांडा, पूरब आलमगीर और दक्षिण में दैमाबाद और पश्चिम में आपने जो देखा था वो क्या देखा था? सुतका गेंडोर। ये पूरा यहाँ तक विस्तार था। अगर इसको आप पूरे तरीके से रेखाओं में मिलाकर जोड़ देंगे तो जो सिंध घाटी सभ्यता का जो भौगोलिक संरचना था वो त्रिभुजाकार था। अगर इस समय भारत का भौगोलिक संरचना आपसे पूछ दिया जाए तो आप क्या बताओगे? भारत का भौगोलिक संरचना चतुष्कोणीय है। उसी तरीके से सिंध घाटी सभ्यता का जो भौगोलिक संरचना था वो कैसा था? त्रिभुजाकार था। ठीक, यहाँ तक तो आपको बातें समझ में आ गई होगी। इसके बाद कभी कभी ये पूछा जाता है कि सिंध घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल कौन था? तो सिंध घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल तो मोहनजोदड़ो का कहा जाता है। लेकिन अगर भारत का पूछ दिया जाए तो राखीगढ़ ये भी सिंध घाटी सभ्यता का स्थल है, जो कहाँ पाया जाता है? जो लगभग हरियाणा में राखीगढ़ पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। इसके बाद हम आते हैं, देखिए सिंध घाटी सभ्यता के संदर्भ में जो जिनके निर्देशन मैंने अभी बताया कि सिंध घाटी सभ्यता जो महानिदेशक थे वो कौन थे? जॉन मार्शल थे। जॉन मार्शल के निर्देशन में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी। खुदाई के संदर्भ में जो उत्खनन करता थे हड़प्पा के कौन थे? हड़प्पा के जो थे वो दयाराम साहनी थे और मोहनजोदड़ो के कौन थे? राखरदास बनर्जी हैं। तो मित्र ये नाम आप जरूर याद करके रखिएगा। कौन कौन से मैंने नाम लिए? एक मैंने मेसन का नाम लिया जिसने सर्वप्रथम अवशेष के बारे में जानकारी दिया। एक मैंने लॉर्ड कर्जन का नाम लिया जिसने पुरातत्व विभाग की स्थापना किया था। एक मैंने कनिंघम का नाम लिया जो पुरातत्व विभाग का जन्मदाता था। एक मैंने जॉन मार्शल का नाम लिया जिसके निर्देशक में ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का उत्खनन हुआ।
और हड़प्पा के उत्खननकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी थे। और मोहनजोदड़ो का कौन था? राखादास बनर्जी था। यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा हुआ है मित्र, तो इस चीज़ पर आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक, अब इसके आगे हम चलते हैं। इसके जब हम आगे चलते हैं तो ये आप जान लीजिए, एक प्रश्न ये पूछा जाता है, सिंध घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से क्यों जाना जाता है? तो आप ये जान लीजिए कि सिंध घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि सिंध घाटी सभ्यता में जो 1400 स्थल आपको मिले हुए हैं, इन सारे स्थलों में सबसे पहले जिस स्थल के बारे में जानकारी मिली हुई थी वो किसकी मिली हुई थी? हड़प्पा की मिली हुई थी। किसकी मिली हुई थी? हड़प्पा की मिली हुई थी, जो कहाँ पर है? रावी नदी के किनारे हैं। कहाँ पर है? रावी नदी के किनारे हैं। और जबकि मोहनजोदड़ो कहाँ है? मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे हैं। तो ये आप जानते रहिएगा कि हड़प्पा सभ्यता को सिंध घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि जो सर्वप्रथम स्थल की प्राप्ति हुई थी वो हड़प्पा स्थल की प्राप्ति हुई थी। यही कारण है कि सिंध घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता को या हड़प्पा सभ्यता को कांस्य सभ्यता के नाम से क्यों जाना जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य सभ्यता के नाम से इसलिए जाना जाता था क्योंकि इस समय इन लोगों के एक प्रकार की तकनीकी प्राप्त थी। वो तकनीकी क्या थी कि तांबा और टीन को आपस में मिलाकर एक कांस्य का निर्माण किया गया। किसका निर्माण किया गया? कांस्य का निर्माण किया गया। यही कारण है कि सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ठीक है मित्र, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके जब हम आगे बढ़ते हैं तो सिंध घाटी सभ्यता संबंधी स्थलों के संदर्भ में बात की जाती है। सिंध घाटी सभ्यता के स्थलों के संदर्भ में बात की जाती है। सिंध घाटी सभ्यता के जो स्थल थे, सिंध घाटी सभ्यता के स्थल थे, तो यहाँ ये पूछा जाता है कि जो सिंध घाटी सभ्यता के स्थल थे उनकी कॉलोनियाँ कैसी थी? तो इनकी जो कॉलोनियाँ बसी हुई थी मित्र, वो ग्रिड पद्धति पर आधारित थी। किस पद्धति पर आधारित थी? ग्रिड पद्धति पर आधारित होती थी। ये ग्रिड पद्धति क्या है? ग्रिड पद्धति ये होता था जो भी कॉलोनियाँ होती थी तो उनका इस तरीके से डिजाइन होता था कि उनके रास्ते जो होते थे, जो सड़कें होती थी, एक दूसरे के समकोण पे काटती थी और सारे घर एक सड़क के किनारे बसे हुए थे। जैसे आप शतरंज की बोर्ड देखते हो तो शतरंज की बोर्ड हर रेखाएं अपने आप में एक तरीके से कैसे होती है? समकोण की होती। तो उस तरीके के डिजाइन बना होता है। ठीक है, तो समकोण एक सड़कें दूसरे सड़कों को क्या करते थे? समकोण पे काटती थी। तो इसी को हम क्या कहते हैं? ग्रिड पद्धति के नाम से जानते थे। यानी कि सिंध घाटी सभ्यता की जो कॉलोनियाँ बसी हुई थी वो ग्रिड पद्धति के आधार पर बसी हुई थी। दूसरी चीज़ ये, सिंध घाटी सभ्यता के समय जो स्थलों का उत्खनन हुआ उस स्थलों को देखने के बाद ये पता चला था कि उनमें टीले पाए गए थे। हर स्थल में मुख्य रूप से 2 टीले पाए जाते थे। एक टीला पश्चिमी टीला होता था और दूसरा टीला पूर्वी टीला होता था। ध्यान से सुनिएगा मित्र, 2 तरीके के टीले पाए जाते थे। एक पूर्वी टीला होता था, एक पश्चिमी टीला होता था। आज भी चीज़ें वो दिखाई देती हैं। अलग अलग कॉलोनियों में अलग अलग लोगों का निवास होता है। जो जिस कैटेगरी का होता है उसी कैटेगरी के अनुसार उस कॉलोनी में रहता है। ऐसा पहले भी था। ऐसा पहले इसलिए था कि पश्चिमी टीला पूर्वी टीला जो होता था मित्र, उसमें क्या होता था? पश्चिमी टीला जिसमें दुर्ग बनाए जाते थे, एक ही स्थल होते थे लेकिन उसमें 2 टाइप के दुर्ग बनाए जाते थे। एक को पश्चिमी टीला कहते हैं, दूसरे को पूर्वी टीला कहा जाता था। पश्चिमी टीला में ज़्यादातर उच्च वर्ग के लोग उसमें रहते थे, खासकर पुरोहित वर्ग के लिए पश्चिमी टीला बनाया गया था। यानी कि इन लोगों का एक अपना वर्ग था जो अपने आप में एक तरीके से सबसे ज़्यादा सभ्य समाज उस समय के कहे जाते थे। और पूर्वी टीला जो बनाया गया था वो पूर्वी टीला के संदर्भ में अगर हम देख लेते थे तो उसमें व्यापारी वर्ग रहता था। इसको निचला शहर भी कहा जाता है। उसमें व्यापारी वर्ग रहता था, उसमें सैनिक रहता था, नागरिक रहता था और शिल्पी वर्ग रहते थे। तो ये चारों लोग कहाँ पर रहते थे? पूर्वी टीला में रहते थे, निचला शहर में रहते थे। जबकि पश्चिमी टीला में कौन रहता था? पश्चिमी टीला में पुरोहित वर्ग रहता था। ठीक है, तो ये सिंध घाटी सभ्यता में लगभग जितने भी स्थल प्राप्त हुए हैं लगभग ये 2 प्रकार के टीले दिखाई देते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पर ये पूछ दिया जाता है मित्र कि आप उस स्थल का नाम बताइए जहाँ 3 टाइप के टीले पाए गए हैं या 3 टाइप के दुर्ग पाए गए हैं। तो ध्यान रखिएगा वो बनावली है। कौन सा है? बनावली है। जहाँ पर एक तरीके से जो दुर्ग है वो 3 तरीके के बनाए गए हैं। यानी कि एक हम पश्चिमी टीला, पूर्वी टीला, एक मध्यम प्रकार के टीले का यहाँ पे यूज कर लेते हैं। और कहा जाता था ये एक तरीके से खिलाड़ियों के
कला और कौशल को डेवलपमेंट करने के लिए एक अलग तरीके से इसकी व्यवस्था की गई थी, यानी कि नगरीय आवास से दूर रखकर एक प्रशिक्षण का एक तरीके से यहाँ पे केंद्र बिंदु बनाया गया था। और एक प्रश्न आपसे ये पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के उस स्थल का नाम बताइए जहाँ पर किसी भी प्रकार के दुर्ग का निर्माण नहीं किया गया था। वो कौन था? चन्हुदड़ो। तो चन्हुदड़ो जो था ये भी सिंध नदी के किनारे ही था। चन्हुदड़ो जो था यहाँ भी किसी भी प्रकार के दुर्ग नहीं पाए गए थे। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वो आप बताइए उस स्थल का नाम बताइए जहाँ किसी भी प्रकार का दुर्ग नहीं पाया गया था, या टीले, या एक तरीके से दुर्ग नहीं पाया गया था उनकी कॉलोनियों में। तो वो कौन था? चन्हुदड़ो था। क्लियर? तो ये कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, इस पर आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला मैंने कहा था समाधियों के संदर्भ में। देखिए मित्र, समाधि के संदर्भ में आप जरा जान लीजिए, ज़्यादातर जो समाधियाँ सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल से प्राप्त हुए हैं, जो ज़्यादातर सिंधु घाटी सभ्यता से जो भी समाधियाँ प्राप्त हुए हैं, वो समाधियों में ज़्यादातर लोगों को कैसे दफनाया जाता था? ज़्यादातर लोगों को उत्तर से दक्षिण, यानी सिर हमेशा उत्तर की तरफ होता था और पैर दक्षिण की तरफ होता था। ठीक है, आज भी यही देख लेते हैं कि सिर उत्तर की तरफ और पैर दक्षिण की तरफ होता था। तो ये प्रथा सिंधु घाटी सभ्यता से चली आ रही थी। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में 3 प्रकार की विशेषताएं समाधियों में देखने को मिलती थी। उस समय जलाने की भी प्रथा आपको देखने को मिल जाती है, और दूसरी चीज़ें वहाँ पर दफनाने की भी प्रथा देखने को मिल जाती है। यानी कि आज जो हिंदू धर्म के कल्चर में वो भी देखने को मिलता था, जो मुस्लिम कल्चर में है वो भी सिंधु घाटी सभ्यता में समाधि के रूप में या अंत्योष्टि संस्कार के रूप में देखने को मिलता था। इसके अलावा उस समय पारसियों की भी समाधि के रूप में व्यवस्था देखने को मिलती थी। जैसे पारसी लोग क्या होते थे कि जैसे पशु या पक्षी संबंधी चीज़ों को खाने के बाद बची हुई चीज़ों को दफना देते थे, उस समय भी ऐसा होता था। किस समय? सिंधु घाटी सभ्यता के समय। ठीक है, इसके अलावा ये पूछा जाता है कि 3 युगल समाधियाँ कहाँ पाई गई? वो कौन सा स्थल है कि जहाँ पे 3 युगल समाधियाँ पाई गई मित्र? तो वो लोथल है। कौन सा है? लोथल है, जहाँ पे 3 युगल समाधियाँ पाई गई हैं। इस चीज़ को आप याद कर लीजिएगा। दूसरी चीज़ ये भी पूछा जाता है कि कहाँ पर किस स्थल से कुत्ते को उसके मालिक के साथ दफनाया गया है। तो कुत्ते को उसको मालिक के साथ दफनाने की जो परंपरा थी वो लोथल में थी। जरा ये सब विशेषताओं पर गौर करिए। इन सब विशेषताओं पर जब आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं कलात्मक चित्रण कैसे था। उस पर पूरा अभी हम चर्चा करने वाले हैं। ये सारी चीज़ें वही लिखी गई मित्र, एक एक पॉइंट को लेकर हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। इसी से आपको पता चल जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता अपने आप में कितना ज़्यादा डेवलपमेंट थी। ठीक है, तो पहले हम ये तथ्यात्मक वाला प्रश्न यहाँ पे ख़त्म कर लेते हैं, फिर यहाँ से संबंधित जो तथ्यात्मक प्रश्न बनेंगे अवधारणात्मक तरीके से चलेंगे। ठीक है, तो हम कहाँ पे थे? हम ये थे समाधियों पे। तो मालिक के साथ यहाँ पे दफनाया गया था। इसके बाद पंजाब में एक स्थल पाया जाता है रोपड़। रोपड़ में क्या था? रोपड़ में वहाँ पर उनके व्यक्तियों के साथ बकरे को भी दफनाने की परंपरा मिलती है। ठीक है मित्र, तो ये कुछ समाधियों संबंधी जो विशेषताएं हैं, इन विशेषताओं को आप थोड़ा से याद करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, बहुत ऐसे जगह समाधियां यहाँ पे मिली है जो वहाँ पूर्व से पश्चिम की तरफ दफनाई जाती थी। तो पूर्व से पश्चिम की भी तरफ दफनाई जाती थी और पश्चिम से पूरब की भी तरफ दफनाई जाती थी। तो ये भी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, जिनमें से रोपड़ और लोथल ऐसे थे जहाँ से पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व समाधियों को दफनाने के बारे में पता चलता है। इसके अलावा यहाँ पर यह भी देखने को मिलता है कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है उसके अंत्योष्टि संस्कार में जो भी वो सामग्री का यूज करता था उसके साथ उसको भी दफना दिया जाता था। ठीक है, क्या आज नहीं होता है? आज भी होता है। देखिए, जब कोई अपने घर और परिवार में कोई भी आसपास गुजर जाता है तो उससे संबंधित जो चीज़ें रहती हैं उसको अपने पास में नहीं रखते हैं। ठीक है, तो उसके अपने पास रखने के पीछे क्या कारण नहीं हो सकता है? दूसरी चीज़, अगर वो सारे वस्तुएं देखेंगे तो कहीं ना कहीं चीज़ें वो याद में आती रहती हैं, और जब वो चीज़ें याद में आती रहती हैं तो एक तरीके से वो भावनात्मक लगाव होता है, तो उसके वजह से व्यक्ति तनाव की स्थिति में चला जाता है और कहीं ना कहीं वो शोक की अवस्था की तरफ बढ़ाता है। ठीक है, दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि उनसे संबंधित वस्तुओं को उनको भेंट कर दिया जाए ताकि कि उनकी आत्मा क्या हो, उनकी आत्मा संतुष्ट हो। ये भी एक पीछे वजह
बनाया जाता है। तो हम यहाँ पे ये कहना चाहते हैं मित्र, जो भी घटनाएं आज आपके कल्चर में घट रही है, चाहे वो सामाजिक आर्थिक रूप में, उस पर आप विचार करिए आखिर में इसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है। ठीक है, इसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है। सिर्फ तथ्यात्मक रट लेने से काम नहीं होता है जब तक आप उसको विचार नहीं करोगे। आइए हम आगे चलते हैं। देखिए, एक नाम मिलता है स्टुअर्ट पिगट का। किसका नाम? स्टुअर्ट पिगट का नाम मिलता है मित्र। तो स्टुअर्ट पिगट का नाम आपने सुना होगा। जो स्टुअर्ट पिगट थे, इन्होंने क्या कहा था? पिगट, इन्होंने क्या कहा था? स्टुअर्ट जो पिगट थे, इनको भी याद कर लेना, यही वो स्टुअर्ट पिगट थे जिन्होंने ये कहा था कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो क्या है? जुड़वा राजधानी है। किसने कहा था? इन्होंने कहा था, स्टुअर्ट पिगट ने कहा था। स्टुअर्ट पिगट ने कहा था कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा जुड़वा राजधानी है, ये याद कर लेना। और इन्हीं के द्वारा ये भी बताया गया था कि जो मोहनजोदड़ो हड़प्पा है, इसकी तुलना इन्होंने किससे किया था? इसकी तुलना इन्होंने किया था कुषाण, जब कुषाण वंश था तो यहाँ पर दो जिले थे, या दो कह सकते हैं कि स्थान थे। एक था पुरुषपुर और दूसरा था मथुरा। इसकी तुलना इन्होंने इस समय से किया था कि जिस समय कुषाण वंश के समय, कुषाण मित्र वही कुषाण वंश जिसमें कनिष्क ने अपने भारत में काफ़ी ज़्यादा साम्राज्य का विस्तार किया हुआ था, और जहाँ पर सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए जाते थे, उस समय में दो स्थल बहुत महत्वपूर्ण थे, काफ़ी डेवलपमेंट थे, काफ़ी भव्य स्थिति थे, वो था मथुरा और पुरुषपुर। तो स्टुअर्ट पिगट ने मोहनजोदड़ो हड़प्पा की तुलना किससे की है? पुरुषपुर और मथुरा। लेकिन किसके शासनकाल से? कुषाणों के शासनकाल के समय जो स्थिति पुरुषपुर और मथुरा की थी, वही स्थिति सिंध घाटी सभ्यता में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की थी। क्लियर? तो ये चीज़ भी आप थोड़ा सा जानते रहिएगा। दूसरी चीज़, एक इतिहासकार का नाम और आता है जिसको हम कहते हैं व्हीलर। व्हीलर का नाम आपने सुना होगा। व्हीलर ने सिंध घाटी सभ्यता और सुमेरियन सभ्यता से तुलना किया था। सिंध घाटी और सुमेरियन की सभ्यता से तुलना करने के उपरांत व्हीलर ने ये कहा था कि एक तरीके से जो सिंध घाटी सभ्यता है वह मेसोपोटामिया सभ्यता का उपनिवेश था। क्या था? उपनिवेश था। लेकिन मित्र जरा आप समझिए कि सिंध घाटी सभ्यता और सुमेरिया सभ्यता में एक चीज़ ये था, ठीक है, ये थोड़ा सा जान लेना कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वहाँ लिपि का आविष्कार सबसे पहले हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए किस सभ्यता में, किस सभ्यता का मतलब सुमेरिया की सभ्यता में, या तो फिर इजियन की सभ्यता में, या मिस्र की सभ्यता में, या सिंध घाटी सभ्यता में कहाँ पे लिपि का सबसे पहले आविष्कार हुआ था, तो सबसे पहले आविष्कार जो हुआ था वह सुमेरिया की सभ्यता में हुआ था, जिसे हम मेसोपोटामिया की सभ्यता कहते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा आप कि जो सिंध घाटी सभ्यता थी वो नगरीय दृष्टि से कहीं ज़्यादा डेवलपमेंट किससे थी? नगरीय दृष्टि से सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट थी किसकी अपेक्षा? सुमेरियन की सभ्यता की अपेक्षा थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अगर आप देखेंगे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो चीज़ें निर्माण किए गए थे, जो भवन निर्माण किए गए थे, वो ज़्यादातर कच्ची ईंटें के हुआ करते थे, जबकि जो सिंध घाटी सभ्यता में जो भवनों का निर्माण हुआ है वो ज़्यादातर पक्की ईंटों का हुआ करता था। यानी इनके भवन के निर्माण, इनके जितने भी कल्चर हैं वो काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं मेसोपोटामिया सभ्यता से डेवलपमेंट दिखाई दिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। जहाँ तक लिपि की बात है तो यहाँ पे जो लिपि के संदर्भ में बातें की जाती है, ज़्यादातर लिपि जो लिखी जाती थी वो दाईं से बाईं लिखी जाती थी। किससे? दाईं से बाईं की तरफ लिखी जाती थी। कहाँ पर? सिंध घाटी सभ्यता के समय। लेकिन आज कौन सी लिपि है? ब्राह्मी लिपि है। और ब्राह्मी लिपि में कैसे लिखा जाता है? बाईं से दाईं की ओर। और उस समय कैसे लिखा जाता था? दाईं से बाईं ओर। कुछ जगहों पर मिलता है बाईं से दाईं, लेकिन ज़्यादातर लिपि का प्रयोग जो किया गया वो किससे? दाईं से बाईं की ओर किया गया। और उसके बारे में सिंध घाटी सभ्यता में जो लिपि है, अगर वो लिपि आज के समय में उसको पढ़ ली जाती तो निश्चित रूप से सिंध घाटी सभ्यता के बारे में और बहुत कुछ जाना जा सकता है। बट वो लिपि भावनात्मक थी, चित्रात्मक है, यानी कि चित्र के माध्यम से सिंध घाटी सभ्यता के ज्ञान का प्रदर्शन किया गया है। ठीक है, लेकिन उस लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता है।
ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। आगे हम जब बढ़ते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण के संदर्भ में, तो ये जान लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के काल निर्धारण के संदर्भ में अगर हम बात कर लें मित्र, तो इस पर लोगों का अलग अलग विचार हैं, जिनमें से कुछ लोगों का मैं विचार आपको बता देता हूँ। जैसे विचार था मार्शल और मैक का अनुसार क्या था? मैक के अनुसार ये कहते थे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वह लगभग 2800 से लेकर 2500 की थी, ठीक है, 2550 तक बीसी में इसकी सभ्यता का विकास हुआ था, 2800 से लेकर 2500। और जो मार्शल थे वो कहते थे कि लगभग 3200 बीसी से लेकर 3200 बीसी से लेकर लगभग इन्होंने बताया कि 2700 बीसी के आसपास जो थी वो सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता थी। लेकिन वहीं पर डीपी अग्रवाल कहते हैं नहीं, डीपी अग्रवाल कहते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था, वह विकास जो हुआ था वो 2350 से लेकर 1750 ईस्वी तक, 2350 से लेकर 1750 ईस्वी तक विकास हुआ था। ये डीपी अग्रवाल का कहना था। और इन्हीं की बात को पुष्टि करता है कौन? कार्बन 40। कार्बन 40 क्या होता है मित्र? एक रेडियो कार्बन पदार्थ होता है, रेडियो कार्बन पदार्थ होता है जो एक तरीके से अवशेषों से पता करता है, यानी कि उनके अवशेष से उनकी आयु का निर्धारण करता है। और ऐसा बताया जाता है कि कार्बन 40 का प्रयोग लगभग 50,000 वर्ष की पूर्व की घटनाओं के अवशेषों के बारे में, उसके आयु के निर्धारण के बारे में पता कर सकता है। हाँ, अगर इससे ऊपर आपको उस अवशेष से संबंधित कोई जानकारी अगर आपको प्राप्त करनी हो तो आपको यूरेनियम जैसे डेंटिंग का प्रयोग करना होगा। लेकिन 50,000 वर्ष तक के लिए आप रेडियो कार्बन 40 का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। तो रेडियो कार्बन 40 के द्वारा जो मुझे प्राप्त हुआ वो यही प्राप्त हुआ कि 2350 से लेकर 1750 पर, यानी कि डीपी अग्रवाल ने जो कहा था वही सिंधु घाटी सभ्यता का निर्धारण को बताता है, ठीक मित्र। तो ये एक तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित यहाँ पर आपने कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य देखा जो आपके एग्जाम के व्यू से पूछा जाता है। इसके अलावा हम आपको इसके पहले भी 3-4 क्वेश्चन याद होगा, बहुत इम्पोर्टेंट मैंने बताया था। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित 3 प्रकार की मूर्तियाँ प्राप्त हुई। जी हाँ, ये 3 प्रकार की मूर्तियाँ भी आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्र, इसको ज़रा सुन लीजिएगा। जो सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित जो 3 मूर्तियाँ हैं वो मूर्तियाँ मैं बताने वाला हूँ, वो कौन सा है? एक पशुपति की मूर्ति है, और एक पशुपति की मूर्ति क्या है? पशुपति की एक मोहरे प्राप्त हुई हैं, ठीक है, उसको देख लेते हैं। और एक मातृ देवी की मूर्ति पाई गई है, और एक नर्तकी की मूर्ति पाई गई है। तो पशुपति की जो मोहरे पाई गई हैं उसकी विशेषता को जानते हैं, और जो मातृ देवी की मूर्ति पाई गई है और जो एक नर्तकी की मूर्ति पाई गई है उसकी विशेषता को यहाँ पे समझते हैं। और यहाँ के इसकी विशेषता से प्रश्न पूछा जाता है। ध्यान में रखिए, जो मातृ देवी की मूर्ति पाई गई है वो हड़प्पा सभ्यता के स्थल से पाई गई है। मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से पाई गई है? हड़प्पा सभ्यता के स्थल से पाई गई है। जबकि पशुपति की जो मोहरे प्राप्त हुई है और जो नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है वह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, ठीक है मित्र। ये पॉइंट को आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। क्लियर। आते हैं पशुपति के बारे में बात करते हैं। देखिए मित्र, जो पशुपति की मूर्ति पाई गई है तो पशुपति की मूर्ति से देखने के बाद ऐसा लगता है कि इनकी तुलना शिव से की गई है। हालांकि यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता में शिव को पशुपति से तुलना की जाती है, लेकिन वैदिक सभ्यता में अगर शिव की बात कर लिया जाए तो वहाँ पर रुद्र नाम दिया गया है। लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं? सिंधु घाटी सभ्यता। तो यहाँ पे पशुपति की विशेषता को जानते हैं। देखिए मित्र, जो यहाँ पशुपति की मोहरें मिली हुई हैं उनकी क्या विशेषता है? पहली चीज़, जो ये पशुपति की मूर्ति पशुपति की एक तरीके से जो भी कला चित्र मिला हुआ है, इनकी जो चित्र मिला हुआ है पशुपति की, इनमें आप देखेंगे तो ये एक तरीके से पद्मा आसन में बैठे हुए हैं। पद्मा आसन का मतलब कि पलथी मार कर बैठा हुआ चित्र दिखाया गया है। इनके ऊपर सिंह है और ये 3 मुख वाले हैं, यानी कि इनके पास कितने मुख हैं? 3 मुख हैं, और लगभग इनके पास 6 जानवरों के भी संकेत मिलते हैं। इनके दाएं तरफ कौन से जानवर मिलते हैं? इनके बाएं की तरफ कौन मिलते हैं? तो दाएं की तरफ ऐसा बताया जाता है कि इनके दाएं तरफ जो 2 जानवर हैं वह हाथी और बाघ हैं, और इनके बाएं तरफ जो जानवर हैं वह भैंसा और गेड़ा है, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा, कभी कभी पूछ सकता है आपके, अभी पूछा नहीं लेकिन पूछ सकता है। और ये पूछा है कि पशुपति किस स्थल से प्राप्त हुआ है, लेकिन ये भी हो सकता है ये भी पूछ दे। तो दाएं मैंने क्या बताया? दाएं मैंने बताया हाथी और
बाघ, बाएं क्या है भैंसा और गेड़ा, और इनके एक चौकी बनी हुई है, उस चौकी के नीचे जो है वो 2 हिरण हैं। कितने हैं मित्र? 2 हिरण हैं। तो कुल जानवरों की संख्या कितनी है? कुल जानवरों के प्रकार के बारे में देखेंगे तो अगर हिरण की बात देखेंगे तो हिरण तो 2 हैं, अगर एक टाइप से देखेंगे संख्या के रूप में तो 6 हो जाएंगे, लेकिन अगर टाइप के रूप में देखेंगे तो 5 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हिरण तो 2 हैं, हिरण तो हिरण लिया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा इनके जो पैर के नीचे है, वहाँ पैर के नीचे 2 पक्षी पाए गए हैं। 2 पक्षी नहीं, एक ही पक्षी है लेकिन 2 हैं। वो कौन सा है? मोर। 2 मोर भी इनके नीचे पाए गए हैं। तो ये एक पशुपति की विशेषता है। इनको फिर समझ लीजिए, इनकी तुलना शिव जी से की गई है। यहाँ पे जो जानवर मिले हैं वो कौन कौन से जानवर मिले हैं? हाथी मिला हुआ है, बाघ मिला हुआ है, भैंसा मिला हुआ है, गेड़ा मिला हुआ है, हिरन मिला हुआ है और मोर। यानी कि सिंध घाटी सभ्यता में जब भी प्रश्न पूछेगा कि क्या इन जंतुओं के बारे में जानकारी मिलती थी, तो यकीनन जानकारी मिलती थी। और ये किससे जुड़ा हुआ है? यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है पशुपति से। ठीक है। अब हम आते हैं मातृ देवी। हाँ जी, मातृ देवी के संदर्भ में अगर हम बात कर लें तो ऐसा बताया जाता है कि एक मातृ देवी की मूर्ति मिली हुई है और उनके गर्भ से उगता हुआ एक पौधों को दिखाया गया है। किसको? उगता हुआ एक पौधा को दिखाया गया है। और इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? हड़प्पा स्थल से मिलती है। ठीक है मित्र, तो आप समझ सकते हैं एक पौधे को भी यहाँ पे दिखाया गया है। किससे? मातृ देवी के गर्भ से दिखाया गया। तो इसका मतलब जो ये मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त की गई है, तो एक तरीके से ये अपने आप में क्या है? पृथ्वी माता। क्या है? पृथ्वी माता को शो करता है। क्या पृथ्वी आप नहीं देख सकते? ये पृथ्वी माता है और यही सारे क्या करते हैं? प्लांटों को जन्म दे रही हैं। ठीक है। तो इस मूर्ति से ये पता चलता है कि वो जो देवी थी वह पृथ्वी माता थी, जिनके गर्भ से ये पौधा उगता हुआ दिखाई दिया गया है। ठीक मित्र, अगला आते हैं हम नर्तकी की मूर्ति के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, एक नर्तकी की मूर्ति भी पाई गई है जो पूर्ण रूप से नग्न अवस्था में है। पूर्ण रूप से कैसे है? नग्न अवस्था में है। और ये जो मूर्ति बनी हुई है मित्र, ये कांस से बनी हुई, कांस की बनी हुई सर्वश्रेष्ठ मूर्ति है। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वश्रेष्ठ चित्रकलात्मक का प्रयोग कहाँ गया था, तो वो नर्तकी में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? नर्तकी में किया गया था, जो तांबे और टीन से मिलाकर कांस के रूप में बनाई गई थी, जिसका बायां हाथ नीचे की तरफ है और दायां हाथ उसके कूल्हे पर है। ठीक है मित्र, ये पूरा कला चित्र के रूप में दिखाया गया है। इससे कुछ इतिहासकारों का ये भी कहना है कि यहाँ पर इस मूर्ति को देखने के बाद ये भी लगता है कि यहाँ पर गणिका या वेश्यावृत्ति की व्यवस्था थी, लेकिन इस विशेषताओं को देखने, यानी कि ये विशेषता पाई जाती थी, लेकिन इतने बढ़िया तरीके से कलात्मक रूप से, चित्रात्मक रूप से मूर्ति देखने के बाद ये लगता था कि उस समय भी वहाँ के जो भी वेश्याएँ या जो गणिका थी, उनको बड़े ही सम्मान के साथ और बड़े ही अच्छे की नज़र के साथ भी देखा जाता था, यानी कि बहुत ही सम्मानित जीवन के साथ देखा जाता था। और आपको पता भी है कि सिंध घाटी सभ्यता में अगर आप देखोगे तो वहाँ पर सिंध घाटी सभ्यता में अगर मिट्टी के संदर्भ में सबसे ज़्यादा मूर्ति अगर किसी के प्राप्त हुआ है पुरुष और महिला में, तो महिला के प्राप्त हुआ है। तो इसका अर्थ ये लगाया जा सकता है कि सिंध घाटी सभ्यता एक तरीके से मात्र सत्तात्मक व्यवस्था थी। जी हाँ, मात्र सत्तात्मक व्यवस्था थी और ऐसे स्थिति में निश्चित रूप से महिलाओं का सम्मान होना वाजिब है। क्लियर? इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। ये जो मैंने तथ्य बताए ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को जान लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न आएंगे तो आप कर ले जाओगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। अब आते हैं, हम देखते हैं आपके मन में ये होगा कि ढेर सारे और स्थल हैं, वहाँ से क्यों मैंने नाम नहीं लिया। तो देखिए मित्र, जो अन्य स्थल हैं, जैसे ढेर सारे स्थल के नाम है, कुछ मुख्य स्थल हैं, जैसे अगर आप सुनोगे अन्नागार, स्नानागार या हल के खेत या खुते हुए जात, या तो फिर अग्निकुंड का पाया जाना या पक्की ईंटें का पाया जाना। ठीक है, ये तमाम प्रकार के, या तो फिर चूड़ी के साथ या लिपस्टिक के साथ या कंघी के साथ, ये सब कहाँ से मिले? ये सब सारे जनरल चीज़ें, इन सबको मैं एक जगह कलेक्ट करके आपको 10 मिनट के अंदर या 15 मिनट के लेक्चर में मैं बता दूंगा। ठीक है, तो उसके लिए आप चिंतित मत होइएगा कि घोड़े के साँचे कहाँ से मिले हुए हैं, चावल के साँचे कहाँ मिले हुए थे,
किसके खिड़की क्या नाम है, समुद्र के किनारे खुले हुए थे, ठीक है, रोड के किनारे खुले हुए थे, या तो फिर कौन व्यापारिक स्थल के रूप में जाना जाता था, ये सारे हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो मैंने चर्चा किया ये सारे परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बाकी जो जो अभी मैंने बताया उसको मैं 15 मिनट के लेक्चर में बहुत ही डिस्क्रिप्टिव के साथ आपको सामने प्रदर्शित कर दूंगा। लेकिन हाँ, ये जो मैंने सारी चीज़ें लिखे हैं ये सारी चीज़ को आप पढ़िए, यहाँ से भी प्रश्न आता है। क्यों? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता से कभी कभी विशेषताओं को लेकर प्रश्न पूछ देता है। जैसे कभी कभी ये पूछ देता है कि सिंधु घाटी सभ्यता या ऋग्वैदिक सभ्यता या उत्तर वैदिक काल संबंधी विशेषताओं में कौन सी विशेषताएं एक दूसरे से मेल नहीं खाती है, ये भी प्रश्न पूछ सकता है। इसके अलावा कई विकल्प आपके सामने दे देते हैं, तथ्यों के रूप में दे देते हैं और पूछता है कि क्या ये सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता थी कि नहीं थी, ये भी इस तरीके से पूछा जाता है। ठीक है मित्र, तो आइए हम ये जानते हैं कि आखिर में सिंधु घाटी सभ्यता को नगरीय विशेषता क्यों कहा जाता है। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को नगरीय विशेषता क्यों कहा जाता है, ये चीज़ें आप ये सारे जो तथ्यात्मक चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं, इन सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद आपको लग जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता को वास्तव में नगरीय सभ्यता कहा जाता है, जिसका उपयोग आज भी हमारे गांव में किया जाता है। ठीक है, हमारे गांव का मतलब यहाँ पूरे भारतीय ग्रामीण समाज में आज भी इनका प्रचलन चल रहा है। ठीक है, ये चीज़ भी परिचय। और वही मैंने कहा कि आखिर में इतनी संस्कृतियां आने के बाद इनका विलोपन क्यों नहीं हुआ, ये अपने आप में एक चिंतन का विषय है। क्लियर? तो आइए इस सारी विशेषताओं को हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को नगरीय सभ्यता क्यों कहा जाता है, या तो सिंधु घाटी सभ्यता में नगरीय क्रांति संबंधी विशेषताओं को दर्शाइए। ठीक है, देखिए मित्र, हुआ क्या है इसमें, पहले ये थोड़ा सी कहानी यहाँ पे सुन लेते हैं थोड़ा से। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में बहुत विद्वानों ने कहा था कि सिंधु घाटी सभ्यता में ग्रामीण सभ्यता नहीं झलकती है। जरा आप खुद सोच के बताइए, दुनिया की कौन सी ऐसी सभ्यता है जो डायरेक्ट में नगरीय सभ्यता में आगे होगी। आपका गांव कभी तो ग्रामीण रहा होगा, वो गांव से तो ही होकर नगर बना होगा, गांव से ही होकर नगर का निर्माण होगा। तो आप जरा विचार करिए कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या ग्रामीण सभ्यता नहीं थी। तो बहुत इतिहासकारों का कहना है कि सिंधु घाटी सभ्यता पहले ग्रामीण सभ्यता के रूप में थी, लेकिन उस पर इतने परत पे परत चढ़ गए कि जिस समय नगरीय सभ्यता आई उस समय ग्रामीण सभ्यता के संबंधित जो स्थल मिले हुए थे वो दब गए। एक एग्जाम्पल के रूप में आपने नाम सुना होगा टीला। टीले के संदर्भ में आपने सुना होगा। जैसे आपको मैं एग्जाम्पल के रूप में थोड़ा से बता दे रहा हूँ यहाँ पे। जैसे आप सोचिए कि सड़क के किनारे आज से जो 100 साल पहले या 150 साल पहले जो पगडंडी थी वहाँ पर घर बने हुए थे, और बाद में धीरे धीरे आज हाईवे बन गए। लेकिन जो 150 साल पहले अगर आज भी घर होंगे तो आप उसको देखोगे वो सड़क के अपेक्षा न जाने कितने नीचे होंगे, और कुछ ऐसे होंगे कि वो घर पर 2-3 घर, उस घर का मतलब वो घर दब कर टूट गया होगा, वो टीले के रूप में निर्माण हो गए। 1 टीला 2 टीला, उसके ऊपर एक नया घर का निर्माण हुआ होगा। तो जो मिला वो आखिरी स्तर वाला तो उत्खनन के द्वारा प्राप्त हुआ, लेकिन उसके नीचे जो दबा हुआ था उसके संदर्भ में विशेष जानकारी नहीं प्राप्त हो पाई। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं सागरों में डूब गए या तो काफ़ी ज़्यादा अंदर चले गए, उसकी पूरी तरीके से उत्खनन के साक्ष्य नहीं मिल पाए। इसलिए यहाँ पर बताना थोड़ा सा लॉजिक नहीं होता है कि आखिर में सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत नगरीय सभ्यता से हुई थी। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित नगरीय सभ्यता संबंधित जो विशेषताएं हैं वो यहाँ पर दिखाई गई हैं। ग्रामीण सभ्यता संबंधी विशेषताएं नहीं दिखाई दी। हाँ, लेकिन जो आज के समय में जो विशेषताएं आप देख रहे हो ग्रामीण विशेषताएं में, यही सिंधु घाटी सभ्यता के कहीं न कहीं नगरीय सभ्यताओं के रूप में प्रयोग किया जाता था। बहुत सारी ऐसी विशेषताएं आपको दिखाई देंगी मित्र। तो देखिए, नगरीय सभ्यता के रूप में आप क्या क्या देखोगे। नगरीय सभ्यता के रूप में आप सामाजिक अवस्था को देखोगे,
यानी कि सिंध घाटी सभ्यता की सांस्कृतिक स्थिति को प्राप्त करने के लिए, सांस्कृतिक स्थिति को देखने के लिए आप सामाजिक स्थिति को, आर्थिक स्थिति को, राजनीतिक स्थिति को, धार्मिक स्थिति को और कलात्मक स्थिति को देखोगे सिंध घाटी सभ्यता के संदर्भ में। और ये आपको बताएगा कि समय के साथ साथ कितना आप डेवलपमेंट की हो। और इस समय सिंध घाटी सभ्यता की जो विशेषताएं हैं, इससे ये पता लगाया जा सकता है कि यहाँ के लोग कितने ही खुशहाली के साथ अपना जीवन व्यतीत करते थे। तो आइए एक एक चीज़ पढ़ते हैं। आपको हो सके कि कंप्लीट रूप से नहीं दिख रहा होगा, लेकिन हम चीज़ें पढ़ते जा रहे हैं और आप इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा मित्र। ये पूरा चार्ट है और बड़ी ही मेहनत करके ये नोट्स बनाया गया है। एक एक चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान से सुनने का प्रयास जरूर करिएगा, ठीक है। तो आइए हम सिंध घाटी सभ्यता की सांस्कृतिक दृष्टि में पहली जो हम गणना करेंगे वो किसके संदर्भ में चर्चा करेंगे, सामाजिक स्थिति में। क्लियर। तो सामाजिक स्थिति में देखिए लिखा है मित्र क्या, यहाँ पर दशा लिखी गई है। तो इनके दशा के संदर्भ में अगर हम बात कर लेते हैं तो इनके दशा के संदर्भ में क्या स्थिति, इस चीज़ को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो सामाजिक स्थिति है इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। परिवार अलग अलग निवास करते थे, मात्र सत्तात्मक व्यवस्था थी, नारी की सामान्य स्थिति थी, ठीक मित्र। और वर्णों में विभक्त थे, वर्णों में विभक्त थे, ठीक है। अभी जरा चीज़ को समझ लेते हैं। पहली चीज़, सामाजिक स्थिति में यहाँ महिलाओं को सम्मान के नज़रिए से देखा जाता था, आप देख सकते हो साक्ष्यों के द्वारा प्राप्त होता है। दूसरी चीज़, महिलाओं को सम्मान के नज़र से देखा जाता था, यानी कि मात्र सत्तात्मक व्यवस्था थी। और परिवार भी यहाँ पर कहीं ना कहीं अलग भी देखने को मिलते थे, यानी कि बहुत ज़्यादा संयुक्त परिवार नहीं देखने को मिलते थे। यहाँ भी एक तरीके से एकांकी जैसी परिवार की विशेषताएं दिखाई देती थी, वो भी कैसे, उनके व्यवसाय के आधार पर। भाई नगरीय सभ्यता में आप देखो, आज नगरीय सभ्यता में देख लो तो आज के अकॉर्डिंग देखोगे ना, धीरे धीरे संयुक्त परिवार एकांकी परिवार में तब्दील हो रहा है कि नहीं। उसी समय सिंध घाटी सभ्यता में भी अपने आप में एकांकी परिवार की विशेषता दिखाई देती थी। क्यों? क्योंकि ये नगरीय सभ्यता की एक विशेषता है परिवार की, एकांकी परिवार। इसके बाद देखिए जो वर्णों में विभक्त थे, वर्णों में विभक्त होने का मतलब मित्र यहाँ पे वर्ण व्यवस्था नहीं थी। इस समय वर्ण व्यवस्था सिंध घाटी में नहीं थी। यहाँ जो वर्ण थे वो दूसरे टाइप के, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पुरोहित, वैद्य, ज्योतिषी, जादूगर, ठीक है मित्र। तो पहला जो था यहाँ पे विद्वानों का था, दूसरा योद्धा पर है, तीसरा व्यवसायी है और चौथा श्रमजीवी है। ये चार वर्ण थे मित्र, चार वर्ण। विद्वानों के यहाँ पर एक वर्ण था, जादूगर थे, योद्धा थे, व्यवसायी थे, श्रमजीवी थे। तो अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे किस तरीके के वर्ण पाया जाता था तो आप बताइएगा विद्वानों का, विद्वानों का, योद्धा का, व्यवसायी का और श्रमजीवी का। ये चार हैं, विद्वान, योद्धा, व्यवसायी और श्रमजीवी। विद्वान के अंतर्गत कौन आते थे? पुरोहित आता था एक, दूसरा वैद्य आते थे, तीसरा ज्योतिष आते थे, चौथा जादूगर आते थे। किसमें? विद्वान में। फिर से सुन लीजिए, पुरोहित, वेद, ज्योतिषी, जादूगर। योद्धा के अंतर्गत कौन आते थे? योद्धा के अंतर्गत सैनिक और राजकीय अधिकारी आते थे। जो सैनिक होते थे और राजकीय अधिकारी होते थे वो आते थे। व्यवसायी में व्यापारी वर्ग आते थे और शिल्पी वर्ग व्यवसायी कहलाते थे। व्यापारी और शिल्पी किस में आएंगे? व्यापारी में आएंगे, ठीक। तो एक विद्वान और दूसरा योद्धा, तीसरा व्यापारी, चौथा श्रमजीवी, यानी कि मेहनत करने वाले मजदूर, मेहनत करने वाले मजदूर। ये चार वर्ण थे उस समय। वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वाले नहीं थे। यहाँ पे कौन है? यहाँ पर विद्वान हैं, योद्धा हैं और योद्धा के साथ साथ यहाँ पे देखेंगे आप श्रमजीवी हैं और व्यवसायी हैं, ठीक है मित्र। तो ये चार हैं। क्लियर? इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। सामाजिक स्थिति में दूसरा कैटेगरी चलेंगे तो यहाँ पे देखिए वस्त्र कैसे थे, थोड़ा जल्दी पढ़ते हैं। बिना सिले हुए ऊनी सूती के दो वस्त्र थे, यानी कि यहाँ पे सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्र दोनों का प्रयोग किया जाता था। सूती वस्त्र पहनने का मतलब, इसका मतलब यहाँ पे कपास की खेती होती होगी। क्लियर? तो ये भी ध्यान रखिए, ऊनी सूती दो वस्त्र होते थे, ठीक है। और ये धोती भी तरह से पहनते थे, यानी कि पूरा न पहन के अधो वस्त्र पहनते थे,
ठीक है। धनी वर्ग सोना चांदी और हाथी। देखिए मित्र, जो धनी वर्ग होता था वह सोना चांदी का आभूषण प्रयोग करता था, और जो गरीब वर्ग था वो तांबा और कांसे का प्रयोग करता था। इसका मतलब यहाँ पे सोना धातु पाया गया है। ठीक है, सोना और चांदी भी सिंधु घाटी सभ्यता में मिलते हैं, और कांसे और तांबा ये भी यहाँ मिलता था। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लोहे की खोज नहीं हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे की खोज नहीं हुई थी, लेकिन तांबा कांस्य ये चीज़ यहाँ पे पाए गए थे। सोना और चांदी भी यहाँ पे मिल रहे थे। क्यों? क्योंकि धनी वर्ग और गरीब वर्ग आभूषण यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर जो थे वो जो भी आप देखते हो आज भी लोग शान शौकत से लिए सोने की सिकड़ी पहनते हैं, हाथों में ढेर सारी अंगूठियाँ पहनते थे, पहले लोग पहनते थे। ये सब किसकी विशेषता है? नगरी सभ्यता की विशेषता है। तो लोग क्या करते थे, देखिए ये लोग गले में यानी कि हार, जो भी गले में पहनते थे वो हार करते थे, भूज बंद करते थे, कड़ा वगैरह लगाते थे, कंगन, अंगूठी, कप, फूल, छल्ले, करधनी, बाली, और ये सब जो थे, जो स्त्री और पुरुष दोनों पहनते थे। स्त्रियों में भिन्न भिन्न केश विन्यास होते थे, प्रचलित होते थे, जूड़ा होती थी, मांग होती थी, चोटी होते थे, सिर पर सोने चांदी के आभूषण धारण करना। पुरुष दाढ़ी मोछ रखते थे, काजल में सुरमा लगाते थे, सिंदूर, लिपस्टिक, पाउडर उत्खनन से प्राप्त हुए। देखिए मित्र, ये लिपस्टिक वगैरह कहाँ से प्राप्त हुए? चंद्रद्रोणों से प्राप्त हुए थे। लोग यहाँ के समय दाढ़ी भी रखते थे, मोछे भी रखते थे, स्त्रियाँ सौंदर्य प्रसाधन का यूज भी करते थे। ओस्त्रा भी पाया गया है, यानी कि जिससे दाढ़ी बनाई जाती थी वो भी पाया गया था। यानी कि लोग अपने आप को सुंदरी और हैंडसम बनने के लिए भी वो सारी चीज़ों का प्रयोग करते थे। ये सारी किसकी विशेषता है? भौतिकता की विशेषता है। और भौतिकता किसकी विशेषता है? नगरी सभ्यता की विशेषता है। वो सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। यहाँ पर सुंदरीकरण का भी चित्र किया जा रहा था। यहाँ लोग अपने आप में हैंडसम भी बन रहे हैं। क्या गांव में कोई हैंडसम बनता है? ठीक है, तो ये सब नगरी विशेषता है। और भोजन इनका कैसा था? शाकाहारी और मांसाहारी दोनों टाइप की ये भोजन करते थे। ये ध्यान रखना, शाकाहारी मांसाहारी दोनों टाइप में भोजन करते थे। यूज क्या करते थे ये शाकाहारी में कौन कौन सा भोजन यूज करते थे? यानी कि इनके पास एक तरीके से संतुलित आहार की भी समझ थी। हम लोग आज इतना डेवलपमेंट हो गए होंगे, किसी को संतुलित आहार की समझ नहीं थी, लेकिन इनके पास संतुलित आहार की भी समझ थी अपने आप में। ये गेहूँ, चावल, जौ, सब्जी, नींबू, खजूर, तरबूज, दूध, दही, मछली, भेड़, बकरी, सूअर, मुर्गी आदि खाते थे। ये सब क्या? ये आदि सब खाते थे। और ये सारी विशेषता किसकी है? नगरी सभ्यता की विशेषता है। शाकाहारी मांसाहारी, और जो भी मैंने अभी बताया, दूध, मछली, मांस और गेहूँ, चावल, ये सब जौ वगैरह सब क्या है? ये संतुलित आहार है अपने आप में। और इन्हीं की कमी से रोग उत्पन्न हो जाता है। और ये पूरा कर लेते हो तो आप स्वस्थ हो जाओगे। ये सिंधु घाटी सभ्यता में लोग यूज करते थे। सोच सकते हैं उस समय कितने ज़्यादा ये लोग अपने आप में डेवलपमेंट हो चुके थे। ठीक, इसके बाद देखते हैं ये आखेटक करते थे। इनका जो सामाजिक जीवन था आखेटक था। शतरंज, संगीत, नृत्य, जुआ, सीटी, झुंझुनी, ये सब मनोरंजन के साधन थे। आखेटक करना शौक होता था। जुआ भी खेलना ये भी इनका शौक होता था। ठीक है मित्र, शतरंज खेलना राजशाही खेल है। शतरंज खेल क्या है? राजशाही खेल है। शतरंज खेलने से रणनीति बनाने में बहुत ज़्यादा क्षमता हो जाती है। प्लानिंग करने की क्षमता शतरंज गेम होता है वो सिखाता है। आपकी बौद्धिकता का विकास करने का सबसे अच्छा खेल है एक तरीके से चेस, शतरंज। तो उस समय शतरंज के भी साक्ष्य मिले हैं। ये सारे साक्ष्य आप याद कर लीजिएगा। केवल ये नगरीय सभ्यता की विशेषता नहीं है, ये आपके तथ्यात्मक भी पूछ सकते हैं। आइए आर्थिक स्थिति, ये हो गया मित्र सामाजिक स्थिति के बारे में। आर्थिक स्थिति के संदर्भ में अगर आप बात कर लें, आर्थिक स्थिति के संदर्भ में अगर आप बात कर लें तो यहाँ भी कई विशेषताएं आपको देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, आर्थिक स्थिति में किस किस की खेती होती थी, कृषि किसकी होती थी, आपसे ये भी पूछा जाता है, तो ध्यान से सुनिएगा। आर्थिक स्थिति में गेहूँ, जौ, राई, मटर, कपास, खजूर, अनार, नींबू, केला, चावल,
तिल की खेती करते हैं। फिर से सुन लीजिए, गेहूं, जौ, राई, मटर, कपास, खजूर, अनार, नींबू, केला, चावल और तिल की खेती होती थी। लेकिन ध्यान रखिएगा मित्र, मुख्य रूप से खेती यहाँ जो होती थी, खेती तो सबकी होती थी, लेकिन मुख्य रूप से खेती जौ और गेहूं की करते थे। अगर आपसे पूछे सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्य रूप से किसकी खेती होती थी, तो जौ और गेहूं के होते थे। दूसरा, सिंचाई करने के साधन क्या होते थे? सिंचाई करने के साधन में मुख्य रूप से साधन नदियां भी थी, इसके अतिरिक्त कुएं और वर्षा भी होती थी। तो सिंचाई करने के साधन नदियां भी होती थी, ठीक है, और अतिरिक्त कुएं वर्षा होती थी। नहरें का प्रयोग यहाँ पे नहीं किया गया था। नहरें का उपयोग सिंचाई के लिए राजस्थान में बनावली एक स्थल है, वहाँ सिंचाई के कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। राजस्थान में नहीं, हरियाणा में ही पड़ता है, ठीक है मित्र। वहाँ से शायद सिंचाई के प्रारंभ होते हैं। सिंचाई प्रबंध की रणनीति वहीं से होती है, बनावली हरियाणा साइड में है। इसके अलावा मुख्य रूप से बैल, इक्का गाड़ी, ये सब भी यूज करते थे। बैल वगैरह भी ये यूज करते थे परिवहन के रूप में। कृषि होगी तो भाई परिवहन करने के लिए बैलगाड़ी वगैरह का यूज करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। इनका व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान और मध्य एशिया था। यानी कि कोई भी वस्तु ये निर्मित करते थे तो बनाते थे तो उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के संदर्भ में मध्य एशिया, अफगानिस्तान और ईरान यानी मेसोपोटामिया होते थे। अस्त्र, वस्त्र, आभूषण, बढ़ई, धातुकार, हाथी के दांत आदि शिल्प उद्योग भी प्रचलित थे। अस्त्र शस्त्र बनाने की भी परंपरा थी। अरे देखिए 4 वर्ग हैं ना मित्र, ये देखिए सामाजिक में विद्वान, योद्धा, व्यवसायी, श्रमजीवी, ये विद्युत जीवों का वर्ग था और ये श्रम विभाजन के आधार पर वर्गीकृत किए गए थे। और जैसे जैसे नगर डेवलपमेंट होता चला जाता है वैसे वैसे श्रम के विभाजन में क्या हो जाता है, विशेषीकरण होता जाता है, स्पेशलीकरण हो जाता है। तो वो चीज़ें भी आप देखेंगे। तो ये थोड़ा सा देख लेना। एक होता है कि 16 गुणज वाली दशमलव प्रणाली, तो दशमलव प्रणाली 16 गुणज वाली दशमलव प्रणाली का भी यहाँ पे आविष्कार हो चुका था, ठीक है मित्र। इसके अलावा जो सबसे अच्छी विशेषता है कि यहाँ मापतोल के लिए बाट का प्रयोग किया जाता था, जिसको आप एक तरीके से बटखरा कहते हो, वो भी मापतोल के लिए यहाँ पे उपयोग किया जाता था। हाँ, इनके व्यापारी के लिए जो विनिमय का साधन था, यानी कि वस्तुओं को लेन देन के लिए, तो वो 2 साधन थे। एक सेल खड़ी, यहाँ मोहरें भी पाई गई हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता क्या है, सेल खड़ी मोहरें भी पाई गई हैं, उसके भी माध्यम से व्यापार होता था और ज़्यादातर विनिमय होता था। विनिमय, एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु को लेना, ठीक है, विनिमय। जैसे आप देखे होंगे गाँव में भी पहले ऐसा होता होगा, या आज भी बहुत होता होगा, गेहूँ के बदले चावल लेना, सरसों के बदले चावल ले लेना, ठीक है, ये विनिमय का एक साधन होता था, यानी मुद्रा का यूज नहीं किया जाता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता थी। यहाँ पे क्रय और विक्रय के माध्यम दोनों होंगे। सेल खड़ी की मोहरे भी यूज किए जाते थे और विनिमय भी माध्यम था, लेकिन सबसे ज़्यादा विनिमय का माध्यम यूज किया जाता था, मोहरे का काम किया जाता था। इसके बाद देखिए राजनीतिक स्थिति मित्र। देखिए राजनीतिक स्थिति जो सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता है, राजनीतिक स्थिति। तो यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता में सभी प्रकार की राजनीतिक स्थिति देखी गई है, लेकिन लोगों का अलग अलग यहाँ पर मत दिया गया है। आइए देख लेते हैं। देखिए राजनीतिक स्थिति के यानी कि प्रशासन संबंधी अनेक विवरण यहाँ पे मत है मित्र, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप लगभग सभी को मारेंगे, टिक करेंगे। क्यों? क्योंकि ये सारी विशेषताएं कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। स्टुअर्ट पिगट कहते हैं कि यहाँ पे जो प्रशासनिक व्यवस्था था वो पुरोहित वर्ग के हाथों में था, स्टुअर्ट पिगट के अनुसार। दूसरा, हंटर कहते हैं कि नहीं, पुरोहित वर्ग नहीं था, यहाँ पे गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। तीसरा, व्हीलर कहते थे यहाँ प्रतिनिधि शासक था, मध्यमार्गी था और जनतांत्रिक था। पुरोहित वर्ग प्रशासन का मतलब क्या हुआ मित्र? पुरोहित वर्ग आप देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में तो बताया गया, लेकिन अगर सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में अगर आप देखेंगे, वैदिक काल देखेंगे, मौर्य वंश देखेंगे, ऐसे ऐसे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, तो इन सारी विशेषताएं अपने आप में कहीं झलकती हैं। और
इस्लामिक का जब शासन होता है तो इसी पुरोहित वर्ग को एक अमीर वर्ग से नहीं, उलेमा से भी तुलना कर सकते हैं। पुरोहित वर्ग यानी कि ब्राह्मण से तुलना कर सकते हैं। अपने आप में एक धार्मिक गुरु, यानी कि पहले जो शासन चलता था वो धार्मिक गुरु के माध्यम से शासन चलता था, जो भी निर्णय लिया जाता था उनके सलाह पे लिया जाता था। ऐसे ही इस्लाम में भी था, जो भी वहाँ के कर्मकांडिता संपादन करने वाले थे उनके द्वारा जो शासक या राजा हुआ करते थे वो निर्णय लिया करते थे। गणतंत्रात्मक व्यवस्था का मतलब ये होता है कि राजतंत्र तो जरूर था, लेकिन जो बैठने वाला शासक था उसका पद आनुवंशिक नहीं होता था, उसका पद आनुवंशिक नहीं होता था। गणतंत्रात्मक राजतंत्र की तरह होता था लेकिन आनुवंशिक नहीं होता था, योग्यता के आधार पर चयन किया जाता था। यह होता है गणतंत्रात्मक व्यवस्था। बाकी अगर हम देख लेते हैं व्हीलर के आधार पर देख लेते हैं तो व्हीलर ने इसको प्रतिनिधि मूलक कहा है। प्रतिनिधि मूलक का मतलब क्या हुआ? प्रतिनिधि मूलक का मतलब एक तरीके से ये होता है कि जैसे आप लोकतंत्र में देखते हो, हम किसी को चुनते हैं और चुनने के बाद वो मेरा प्रतिनिधित्व करता है, तो ये प्रतिनिधि मूलक कहलाता है। मध्यम मार्गी का मतलब हम समझ सकते हैं कि जैसे आज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्रशासन किसके आधार पर चलता है? पूंजीपतियों के आधार पर चलता है। या फिर आप देख लेंगे कि जिस समय दिल्ली सल्तनत काल चल रहा था तो उस समय देखेंगे कि रजिया सुल्ताना का पद या रुकनुद्दीन का पद, इन सारे पदों में कहीं न कहीं अमीर वर्ग की भागीदारी होती थी। तो इसको बोला जाता है जो मध्यम मार्गी के लोग होते थे उनका शासन चल रहा था। तो लोगों का अपना अपना मत है कि शासन के निर्णय लेने में किसकी किसकी भागीदारी होती थी। तो इस चीज को भी आप समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, सारे वाद भी आपको यहां पे देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद देखिए धार्मिक स्थिति के संदर्भ में आते हैं। सांस्कृतिक स्थिति में अगला पार्ट है धार्मिक स्थिति। धार्मिक स्थिति में देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है कि कई रूपों में सौम्य और रौद्र में नारी की पूजा की जाती थी, कुमारी के रूप में। यानी कि जो कुमारी स्त्रियां होती थी उनको सौम्य और रौद्र के रूप में भी उनकी पूजा की जाती थी। जैसे आप दुर्गा जी को देख लो, उनके 9 रूप होते हैं कि नहीं होते हैं? उसी तरीके से सिंध घाटी सभ्यता में भी नारी के 2 रूप बताए गए हैं, एक सौम्य और एक रौद्र। ठीक, निर्माण के रूप में और विनाशक के रूप में भी यूज किया जाता था। इससे यह पता चलता था कि यहाँ पे मात्र सत्तात्मक सत्ता थी। अगला देख लेते हैं, स्त्री के गर्भ में प्रस्फुटित पौधा मुख्य रूप से पीपड़। देखिए जो अभी मैंने इसके पहले बताया था मातृ देवी। मातृ देवी मतलब कि एक स्त्री की मूर्ति पाई गई है जो मिट्टी की थी और जिसके गर्भ से क्या निकल रहा था? पौधा निकल रहा था। तो पौधा का नाम क्या था? तो पौधे के रूप में अगर हम देख लेंगे तो मुख्य रूप से पीपड़, तुलसी, नीम और बबूल और खजूर को दर्शाया गया है। ये सारे पौधे दर्शाए गए हैं। तो इसी से ये पता लगता है कि जो माता देवी की मूर्ति है वो कहीं न कहीं पृथ्वी माता से तुलना की गई है, उर्वरता की देवी। और इससे भी पता चलता है कि यहाँ पे मात्र सत्तात्मक व्यवस्था थी और स्त्रियों के प्रति सम्मान था। और ये भी पता चलता है कि जिस काल में महिलाओं के प्रति सम्मान था उस समय देश अच्छी अवस्था में था। और हमारे भी धर्म में कहा गया उपनिषदों में, जहां नारियों का सम्मान किया जाता है वहां लक्ष्मी बसती हैं। लेकिन जरा सोचिए, उत्तर वैदिक काल के बाद कितना ज़्यादा महिलाओं को सम्मान मिला। मनुस्मृति में देखिए क्या क्या कहा गया। तब से लेकर आज तक देखते चले आइए, देखिए कितना महिला सशक्तिकरण हुआ है हमारे समाज में। और सिंधु घाटी सभ्यता में उस समय महिलाओं को इज्जत और सम्मान मिला था तो कितना ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था। अगर महिलाओं को उतना ही बराबर भारत में सम्मान मिलता चला आया होता तो भारत देश की विश्व में एक अपनी अलग पहचान देखने को मिलती है इस समय। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इतिहास इस बात का गवाह है। सिंधु घाटी सभ्यता जो 5000 वर्ष पूर्व महिलाओं को जब सम्मान दिया गया था तब इतना ज़्यादा विकसित थी।
तो यही बात मैं कहता हूँ कि इतिहास मुझे प्रेरणा देता है। आइए अगला पॉइंट हम देखते हैं कि किरात, धनुर्धर, नागधारी एवं नर्तक केश के रूप में पशुनाथ की पूजा होती थी। पशुनाथ की भी पूजा होती थी, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नागधारी और नर्तक के रूप में शिव जी से ले सकते हो आप इस चीज़ को। यज्ञ वेदियों का भी प्रमाण मिलता है, यज्ञ भी कराने के यहाँ पर चीज़ें मिलते थे, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए और कोई नया कार्य करने के लिए भी यज्ञ यहाँ पे किए जाते थे। ठीक है मित्र, शिवलिंग के आकार के पत्थर मिले हुए हैं, छल्ले मिले हुए हैं, तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे मुख्य देवता के रूप में शिव थे। भूत के लिए भूत, प्रेत, ताबीज, जादू टोना, विश्वास, ये सब भी चलता है। क्या आज नहीं चलता है? आज भी तो ये ताबीज, भूत, प्रेत वगैरह की बात चलती है, पहले भी चलती थी, नगरी सभ्यता में चलती थी। ठीक, ये भी अपने आप में साइंस है, ये भी अपने आप में साइंस है और इस पर भी रिसर्च हो चुके हैं काफ़ी ज़्यादा। 3 प्रकार के समाधियाँ, जैसे पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह समाधिकरण। अभी मैंने जस्ट चर्चा किया कि समाधियाँ भी हिंदू धर्म संबंधी, इस्लाम संबंधित लोगों के कर्म विधि के द्वारा दफनाई जाती हैं, तो वो भी यहाँ पे वही चीज़ बताई गई है समाधियों के संदर्भ में, वही जो मैंने अभी चर्चा किया है। इसके बाद देखेंगे आप, मंदिरों के अवशेष नहीं मिले। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मित्र, सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिरों के अवशेष नहीं मिले हैं, मंदिरों के अवशेष नहीं मिले हैं, लेकिन मातृ देवी की पशुपति की मूर्ति मिली है, मूर्ति मिली है, लेकिन मंदिर नहीं मिले। और यही मंदिर कहाँ मिले हैं? मेसोपोटामिया की सभ्यता में मिले हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता में मंदिर की जानकारी मिलती है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर की जानकारी नहीं मिलती। और एक चीज़ मैं आपको यहीं पे बता देना चाहता हूँ कि जिस तरह सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ देवी की पूजा होती थी, उसी तरीके से मिस्र की सभ्यता में नील नदी की पूजा होती है। अब मैं आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, आखिर में यहाँ पे सिंधु नदी की पूजा ना करके एक मातृ देवी की पूजा होती है, जबकि वहाँ पे नील नदी की पूजा होती है, ऐसा क्यों? इस पर आप थोड़ा सा सोचिएगा और सोच के कमेंट करिएगा, लॉजिक क्या है इसके पीछे। आइए अगला देखते हैं, मंदिर नहीं पाए जाते थे, इस चीज़ को ध्यान में रखना। इसके बाद कलात्मक स्थिति क्या थी? भाई जब हमारा सामाजिक स्थिति अच्छा होगा, मेरा आर्थिक स्थिति अच्छा होगा, मेरा धार्मिक स्थिति अच्छा होगा, तो निश्चित रूप में हम कलात्मक रूप से काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट करेंगे। आप देखिए इसके पहले वाले वीडियो में स्थापत्य कला के रूप में, मूर्ति कला के रूप में, चित्रकला के रूप में मैंने तमाम प्रकार के लेक्चर दिए थे। जहाँ जहाँ जिस वंश का शासक बहुत ज़्यादा मजबूत था, उसके शासनकाल में केंद्रीकृत व्यवस्था थी और साम्राज्य का विस्तार अधिक था, वहाँ कला का विकास हुआ है। क्योंकि अगर आपका समाज ही अच्छा नहीं होगा तो इकोनॉमिक ही अच्छा नहीं होगा। और इसके संदर्भ में मैंने पहले वाले वीडियो में बता दिया था कि जीएस की अवधारणात्मक समझ कैसे पैदा करो, और उस चीज़ की समझ सिंधु घाटी सभ्यता में थी, जिसकी समझ लोग अब पैदा कर रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन अफसोस हम इतना देर से क्यों सीखते हैं, और सीखते भी हैं तो क्या सतत रूप से सीख रहे हैं कि रूपांतर जनित रूप से सीख रहे हैं? चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो कलात्मक चित्र हैं, यहाँ पर मोहरें सेल खड़ी की बनी होती थी, ये याद कर लीजिएगा, सेल खड़ी की मोहरें यहाँ पे पाई गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता में भी मोहरें मिलती थी। और पूरा मैंने सिक्कों का इतिहास बताया था, सिक्कों के संदर्भ में मैंने पूरा इतिहास बताया था भाई, ऐतिहासिक जानने के स्रोत में। तो सेल खड़ी की यहाँ मोहरें मिली हैं, यानी कि इस मोहरे से भी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। ये भी इतिहास जानने का स्रोत का एक पार्ट ही है, पढ़ाया हमें। इसके बाद चाक निर्मित रेखाओं की बिंदुओं वृत्तों तथा पशुओं के पुरुषों के चित्र मिले हैं। बहुत गजब यहाँ पे चित्रकारी की गई है, रेखाओं में की गई है, बनाए गए हैं दीवारों पे, भाव भंगिमा से दर्शाया गया। इसका मतलब यहाँ पर पर्यावरण की अच्छी समझ थी और जीवों के भी प्रति प्रेम था। यानी कि सामाजिक स्तर को बेटर रखते हुए, सब कुछ बेटर रखते हुए, पर्यावरण को भी अच्छा तरीके से रखते हुए ये लोग चलते थे। ठीक, पशु पक्षियों से बहुत ज़्यादा प्रेम था।
चमकदार पॉलिश युक्त लाल गुलाबी मृत भांड बनाते थे। ठीक है, बकरी, खरगोश, कौवा, बत्तख, गिलहरी, मोर, सांप, मछली उल्लेखनीय है। यानी कि जो चित्रकला, जो पॉलिश नुमा चित्र बनाए जाते थे मित्र, वो किसके बनाए जाते थे? बकरी के बनाए जाते थे, खरगोश के, कौवा के, बत्तख के, गिलहरी के, मोर, सांप, मछली उल्लेखनीय है। ध्यान में रखना, ये सब पूछे जाएंगे। मोर, मछली, खरगोश, बकरी, ये सब के चित्रकारी भी यहाँ पे उपयोग की गई थी। और ये दर्शाता है कि हर पहलू को लेकर यहाँ पे चला गया। कब? आज से 5000 वर्ष पूर्व। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद प्रस्तर पाषाण मूर्ति या शिल्प कला का अभाव, मिट्टी की मूर्तियां सबसे अधिक मिली हैं, जिसमें कि नारी की। देखिए यहाँ पे मित्र पत्थरों का उपयोग नहीं किया जाता था। जैसे कि पाषाण काल में ज़्यादातर चीज़ें जो बनाई जाती थी वो पत्थर से बनाए जाते थे। जैसे मैंने कहा था ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल सिंध घाटी सभ्यता के पहले भी था, सिंध घाटी सभ्यता के बाद भी था और सिंध घाटी सभ्यता के समय भी था। तीनों स्तर में ताम्र पाषाण काल चल रहा था, लेकिन वो उसके स्थल अलग अलग जगहों पर पाए गए हैं। उसकी भी चर्चा मैंने किया हूँ, जाकर ताम्र पाषाण वाले वीडियो में देखिएगा, उसमें मैंने कुछ संदर्भ बात किया। तो यहाँ पाषाण पत्थरों से चीज़ों को नहीं बनाया जाता था, यहाँ ज़्यादातर मिट्टियों का उपयोग किया जाता था या कांसा धातु का उपयोग किया जाता था। कांसा और मिट्टी का उपयोग यहाँ पे किया जाता था और सेलखड़ी का उपयोग किया जाता था। तो ये सारी चीज़ें उपयोग करके चित्रकारी, नक्काशी किए जाते थे मित्र। तो इन सारी विशेषताओं को देखने पर आपको ये लगने लगा होगा कि वास्तव में सिंध घाटी की सभ्यता में इन लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं कलात्मक की पहचान थी, और वो भी व्यवस्थित रूप से, वैज्ञानिक रूप से इसकी समझ थी। और कब? 5000 वर्ष पूर्व। यानी सांस्कृतिक दृष्टि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट था। लेकिन आज देखिए कि 5000 वर्ष के बाद भी हम अभी उतने सांस्कृतिक रूप से डेवलपमेंट नहीं हुए हैं जितना कि उस समय सिंध घाटी सभ्यता अपने अनुसार डेवलपमेंट हुए हैं। अगर बौद्धिकता और समय का अनुपात के आधार पर देख लीजिए तो हम वास्तव में सांस्कृतिक के आधार पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं किए हैं। किस आधार पर? बौद्धिकता और समय के आधार पर हम सांस्कृतिक रूप से सिंध घाटी सभ्यता से तुलना कर लें तो हम बहुत पीछे हैं। और इन पीछे के पीछे कारण क्या है उसका विश्लेषण करिए, विचार करिए। और पता कैसे करेंगे? सिंध घाटी सभ्यता की तुलना आप वैदिक सभ्यता से लेकर महाजनपदों के उदय से होते हुए, गुप्त काल से होते हुए, राजपूत काल से होते हुए, दिल्ली सल्तनत से, मुगल वंश से होते हुए, अंग्रेजों के काल से होते हुए आज तक आइए, तुलना करते हुए, तब आपको पता चलेगा कि आखिर में हम पीछे क्यों हुए। किस आधार पर? समय और बौद्धिकता के आधार पर। तो मित्र, मुझे लगता है कि मेरी बातें आपको बहुत सारी समझ में आ गई होगी और यहाँ से ढेर सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे, निश्चित रूप से प्री एग्जाम में मिल जाएंगे। सिंध घाटी सभ्यता पर एक छोटा सा और वीडियो बनेगा, बहुत ज़्यादा नहीं बनेगा, 15 से 20 मिनट तक का वो वीडियो होगा और उसमें सिंध घाटी सभ्यता संबंधी जो विभिन्न प्रकार के स्थल प्राप्त हुए हैं उन सारे स्थलों का जिक्र एग्जाम के व्यू से हम आपको सामने चर्चा कर देंगे। और दूसरा, सिंध घाटी सभ्यता के पतन के पीछे कारण क्या था। तो मित्र, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मैं अपने वीडियो का समापन कर रहा हूँ। जय भारत, जय हिंद।